महुआ आज काफी खुश थी। पहला आदमी मिला था उसे जो उसके सिर्फ शरीर की सुंदरता से ही आकर्षित न था, बल्कि बहुत ही ख्याल रखने वाला, हंसमुख और औरत जात की तो और बात बल्कि सबकी इज्जत करने वाला था। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि परीक्षित नियमित रूप से सबकी मदद भी करता है। जब एक वेटर ने उसे पहचान कर उसे धन्यवाद कहा, परीक्षित झेप सा गया, परंतु महुआ ने उसकी तारीफ की तो वो और भी ज्यादा शर्माने लगा। दोनों खूब हंसी मजाक कर रहे थे। परीक्षित को भी उसका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर एक जोड़ी आंखें उसको गुस्से से घूर रही थी। ये परीक्षित या महुआ को किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। उन आंखों का क्रोध जैसे लावा बनकर फूट रहा था। वो आंखें जैसे उन दोनों को भस्म करने पर आमादा थी। महुआ परीक्षित को बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। परीक्षित हाँ में सर हिलाता है और महुआ वहां से उठकर प्रसाधन की तरफ चली जाती है। जाते वक्त वो अपनी धुन में गुनगुना रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और आईने के सामने मुंह धो रही प्रथा के सामने खड़ी हो गई और बोली, बड़ी देर से घूर रही थी हमें, आंखें जलने लग गई होगी, कहो तो धुलवा दूं। प्रथा अकस्मात उसकी आवाज सुनकर बुरी तरह उचक गई। उसने आईने में देखा तो महुआ खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो मैं एक बार तो पीछे होने के चक्कर में प्रथा लगभग वॉश बेसिन के ऊपर ही चढ़ गई, परंतु जल्द ही खुद को उसने संभाल लिया और उसकी घबराहट की जगह उसके गुस्से ने ले ली। मेरे भाई से दूर रहो, तुम उसके लायक नहीं हो, वो बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा है, सोचने लायक बात तो है। महुआ ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने का नाटक करते हुए, है तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा, इसलिए वो मुझे चाहिए। अब ऐसे इंसान को कौन छोड़ना चाहेगा? मैं तो नहीं। इससे अच्छा है कि तुम मुझे अपनी भाभी एक्सेप्ट कर लो। कतई नहीं, प्रथा भड़क कर बोली, पर उसने आवाज नीचे रखी क्योंकि वो अभी भी रेस्तरां में थी। परंतु गुस्सा तो उसे इतना आ रहा था कि महुआ का मुंह तोड़ दे। परंतु अभी वो किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसके सामने कोई छुई मुई तो थी नहीं, बल्कि एक बहसी खून की प्यासी चुड़ैल थी। तुम और मेरी भाभी, अपने आप को देखा है कभी? तुम एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं अभी भाई को सब बताती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम मेरी क्या बनती हो। ऐसा कहकर प्रथा बाहर जाने के लिए मुड़ी, परंतु महुआ ने तुरंत ही उसका गला पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। अपना चेहरा प्रथा के पास लाते हुए आंखों में बहसी भाव लिए गुर्राई, देखो ननद जी, आपके भाई से प्रेम हो गया है मुझे, वो भी सच्चा वाला। तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं। तो तुमने मुझे क्या कोई छिपकली समझ लिया है जो तुम पैर के नीचे मुझे मसल डालोगी? मसलने का काम मेरा है, कहो तो करके दिखाऊं। यकीन जानो लाश कहीं और मिलेगी। तुम्हारा भाई एक दो दिन तुम्हारे लिए आंसू बहाएगा, फिर मैं मेरा कंधा दूंगी ना उसे तुम्हारा गम भुलाने के लिए। फिर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। फिर प्रथा के गले पर हल्का सा जोर बढ़ाते हुए, आइडिया बुरा नहीं है, क्या ख्याल है तुम्हारा? परंतु 2 पल के बाद उसने प्रथा को छोड़ दिया। प्रथा की सांस में सांस आई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह सामान्य होने लगी थी। वैसे भी तेरी इस होने वाली भाभी ने ही तुम्हारी इज्जत और जान दोनों बचाई है, भूल मत। और अगर याददाश्त कमजोर हो तो बता दो मुझे, भेजा निकाल कर उसे रगड़ कर पॉलिश कर कर फिट करना भी आता है। वैसे तुम्हारी माँ भी है ना घर पे? ओह सॉरी, मेरी तो सासू माँ हुई ना, कभी उनसे भी मिलकर आऊंगी। अभी तो तुम मान जाओ, बस हम दोनों दोस्त मिलकर रहेंगे, देखना मेरी दोस्ती का तुम्हें क्या क्या लाभ मिलता है। प्रथा उसके शब्दों में छिपी धमकी को समझ पा रही थी। वो फिर भी हिम्मत करते हुए सीधी हुई और बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मेरे भाई से अलग करके ही मानूंगी। तुझ जैसी खून की प्यासी मेरे परिवार का सदस्य कभी नहीं बन सकती। और रही बात जान और इज्जत बचाने की, तो मैं वही समझ गई थी कि तुमने सिर्फ अपनी रक्त पिपासा शांत करने के लिए उन गुंडों पर हमला किया था, वरना तुम और बचाने वाले हो जान लेने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। इंसान होती तो तुम्हारे भीतर इंसानियत भी होती। इतना कहकर प्रथा वहां से निकलने लगी कि तभी महुआ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। वो उसे लेकर सीधा परीक्षित के पास गई और कहा, देखो कौन आई है, मेरी सहेली और आपकी बहन प्रथा। चलो अच्छा हुआ ये यहाँ मिल गई, अब हम साथ में एंजॉय करेंगे। प्रथा गुस्से से कसमसा रही थी। वो महुआ से अपनी कलाई छुड़ाना चाहती थी,
पर देखने में नाजुक महुआ नाजुक नहीं थी, बल्कि 100 आदमियों की ताकत थी उसके अंदर। प्रथा अपना हाथ हिला भी ना पा रही थी, परंतु महुआ ने इतना ही जोर लगाया था कि प्रथा की कलाई ना टूटे और महुआ की पकड़ भी ना छूटे। अरे प्रथा, तू यहाँ आ बैठ। चलो, अच्छा हुआ तू यहाँ है। जब तक तू मेरी उतारती नहीं तब तक तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना? परीक्षित ने हंसते हुए कहा। भाई, आपसे जरूरी बात करनी है। फिर कुछ रुक कर प्रथा बिना उसके चेहरे पर भाव लाए वापस बोली, अकेले में। परीक्षित अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि प्रथा कभी भी उसे इतना इज्जत देकर भाई नहीं बोली थी। पर पता नहीं आज वो इतनी बहकी हुई बातें क्यों कह रही थी। कहीं कोई उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया? परीक्षित उससे पूछना चाह रहा था, पर प्रथा के चेहरे की गंभीरता को देख उसने वो हिमाकत नहीं की। वो चुपचाप उठकर प्रथा के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आया और प्रथा को घूरने लगा। वो प्रथा का चेहरा देखकर कुछ चिंतित सा हो गया था। भाई, ये सब क्या है? प्रथा ने सीधे सीधे ही सवाल दाग दिया। पहले तो परीक्षित के चेहरे पर चौंकने के भाव आए, परंतु समझ आते ही वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें महुआ के बारे में बताना चाहता था, पर सब कुछ हुआ ही इतना जल्दी कि मौका ही नहीं मिला। मुझे पता नहीं उसके पास आते ही क्यों अलग सा एहसास होने लगता है। उसका साथ मुझे अलग ही खुशी देता है। हम पहले भी मिल चुके हैं, तब से ही उसे दोबारा देखने की इच्छा थी। सच बताऊं तो उसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। इतने कम समय में भी मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है। पता है प्रथा, मैं इसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरी माँ, मेरे दोस्त विक्रम और तुम्हारे बाद कोई ऐसा है जो दिल से प्यारा लगा है। मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके बिना ठीक से जी भी ना पाऊंगा। प्रथा के कानों में ये शब्द पिघले शीशे की तरह जा रहे थे। उसे भयंकर तकलीफ हो रही थी यह सब सुनकर। वो परीक्षित को बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर कुछ कह ना पाई। बेबसी और कसक में उसकी आंसू छलछला उठे और वो परीक्षित के सीने से लगकर रोने लगी। अरे, मेरी बातों से इतना इमोशनल हो गई पगली? तू जानती ही है कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। परीक्षित भी थोड़ा भावुक हो गया था, परंतु उसने अपनी भावनाओं को काफी हद तक काबू में रखा। अच्छा, अब तू बता मुझे कि मैं महुआ से कहे शादी के लिए कहूँ? पर अभी नहीं, अभी मैं महुआ से विदा लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों घर चढ़ते हैं। इतना कहकर परीक्षित अंदर गया और महुआ से प्रेम पूर्वक विदा लेकर खाने का भुगतान कर प्रथा को लेकर जाने लगा। तब प्रथा ने उससे कहा, भैया मुझे थोड़ा काम है, आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद घर आऊंगी। परीक्षित उसके भैया कहने से ही समझ गया था कि प्रथा परेशान है, पर उसने उसे कुछ कहा नहीं और गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। प्रथा ने अपनी नजरें घुमाकर महुआ की नजरों से मिलाई। जो रेस्तरां की खिड़की के पल्ले से उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रही थी और उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे, परंतु दोनों के मध्य एक अलग सा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। महाराज, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? यदि मेरे कोई आदमी से किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो बता दीजिए, मैं उसे अपने आप देख लूंगा। धनराज इस समय पौमित यानी कलराज के सामने बैठा था। उसने उन्हें अपने बंगले से ही सटे एक छोटे से अतिथि गृह में ठहराया था। पौमित और उसके दोस्त की खातिरदारी में वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रख रहा था। उसने अपने तमाम नौकरे को खास चेतावनी भी दी थी। साथ ही साथ उसने पौमित को 50,000 और उसके दोस्त को 10,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया था। कुल मिलाकर दोनों बहुत खुश थे। शहर आकर उनकी कद्र कितनी हो गई थी, दोनों का मन कर रहा था कि उन मूर्ख गांव वाले को यह सब दिखाए। महाराज, अब आप अपने आने का और मुझसे मिलने का कारण स्पष्ट कीजिए। आपने बताया था कि आपको मुझ तक आपकी सिद्धि लाई है। आपकी सिद्धि ने ऐसा क्यों किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। धनराज हाथ जोड़े कलराज से बोला। वो अभी पूरी तरह से कलराज को चाशनी में लपेट रहा था। उसने अपनी भाषा को इतना सभ्य बना लिया था कि कलराज ने उसे बहुत ही बड़ा धर्मात्मा और देव मानुष समझ लिया था।